वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव डिप्रिएशन ऑफ स्ट्रीम प्रेशर। बोलो मत, शांत रहो। रिलेटिव डिप्रिएशन ऑफ स्ट्रीम प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। चलो इधर देखो, हाँ डिप्रिएशन, ठीक। सावधान से, हमने कल एक चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वाष्प दाब अवनमन। ध्यान समझेगा, सबका ध्यान होना चाहिए। हमने कल पढ़ा था वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन। अच्छा, वाष्प दाब अवनमन होता क्या है? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर हम लोग कहते क्या है? करवे लिखवाया था दो परिभाषा, यानी शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है पी नाट दिखाया था, और विलयन के वाष्प दाब को पी ऐसे दिखाया था। यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर हम लोग कहते क्या है? वाष्प दाब अवनमन। ये हमको पढ़ना क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दो आंसर। तो जो हम निकालेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसको पढ़ के होना, क्योंकि आगे हमको पढ़ना राउल्ट का नियम। अपेक्षिक अवनमन होता कुछ नहीं है, वाष्प दाब का अवनमन क्या? किसी विलयन में उपस्थित वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही हम लोग कहते क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। लिखता हूं, समझ में आएगा, परेशान मत हो। यानी वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब। अब बताओ, वाष्प दाब अवनमन हमने किससे दिखाया है? पी नाट माइनस। अब बताओ, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हमने किससे दिखाया था? पी नाट से। यही इसको हम लोग कहते क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो किसी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात हम लोग कहते क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो बोले लिखोगे? लिखो, पहले लिखो। किसी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन तथा क्या? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं, के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अवनमन कहते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम? तुरंत इसको बना डालो, फिर आगे हम बात करते हैं राउल्ट का नियम, सबसे मेन वही है, ठीक। अगला ही डालो, इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट राउल्ट का नियम, ये डालो। राउल्ट का नियम, बोलो मत, जब मैं शांत बोलूं शांत हो जाएगा। RAOULTS, राउल्ट्स ला, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको कर लेना MP IMT, राउल्ट का नियम। जो लिख दिया काटते होता, इधर देखो समझो। और राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट साहब एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे। क्या थे? फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे।
उन्होंने किसी द्विक विलयनों के लिए, किसके लिए, किसी द्विक विलयनों के लिए, द्विक विलयन यानी दो अलग अलग प्रकार के विलयन होने चाहिए, उन विलयनों के लिए एक नियम दिया जिसको हम लोग कहते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम तुम कह सकते हो हेनरी के नियम से एकदम संबंधित है, यह समानता प्रदर्शित करता है। हमने हेनरी के नियम में लास्ट में लिखवाया था, किसी भी विलायक का, किसी भी शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है, वेपर प्रेशर होता है, वह क्या होता है, विलयन में उपस्थित विलेय के मोट भाग क्या होता है, क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी अगर विलयन में विलेय कण बढ़ेंगे तो वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही पूरा नियम इनका साहब का है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिए, थोड़ा सा। वहां पर उन्होंने बोला था, हेनरी साहब ने कहा था वाष्प दाब का, वाष्प आंशिक वाष्प दाब ना, आंशिक वाष्प दाब विलेय के मोट भाग के समानुपाती होता है। बस यहां पर ये बोल दिए राउल्ट साहब, आंशिक दाब मत बोलिए, बस आप बोल दीजिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है या समानुपाती होता है। यही है राउल्ट का नियम। समझ में आया? अभी जान जाओगे। लिखो पहले, लिखो पहले, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, लिखो समझाते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक, हाँ, फ्रांसीसी वैज्ञानिक एफ राउल्ट ने, इनका पूरा नाम एफ राउल्ट, एफ राउल्ट ने 1886 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में एक नियम दिए, एक नियम दिए जिसे लिख देगा थोड़ा अच्छा लगता है इस लिखने से, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट का नियम कहते हैं, कहते हैं राउल्ट का नियम कहते हैं। चलो नियम क्या है लिखते हैं, 2 लाइन छोड़ दे, नियम लिखना। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी शुद्ध विलायक में, किसी शुद्ध विलायक में, स्थिर ताप पर किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर या मिलाने पर, घोलने पर प्राप्त, प्राप्त विलयन, प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक, एकदम सटीक परिभाषा लिखवा रहे हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसको कहते हैं अकाट्य। अपेक्षिक अवनमन विलेय के, विलेय के मोल प्रभाज के या मोल अंश के बराबर होता है, बराबर होता है। इन्वर्टर का बंद, ठीक, बराबर लिखो, समानुपाती नहीं, बराबर लिखना है, ठीक। चलो अब इसका मतलब सोचते हैं क्या है इसका मतलब। राउल्ट साहब ने क्या बोला, टेम्परेचर आपको क्या रखना है, स्थिर, क्या रखना है, स्थिर। स्थिर ताप पर किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, अवाष्पशील मतलब जौन विलेवा, जौन सोल्यूटवा, सोलवेंटवा मिला रहे हो वो वाष्पित नहीं होना चाहिए।
अवाष्पशील होना चाहिए, यानी वाष्प बन के उड़ना नहीं चाहिए। किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर, अब बताओ, शुद्ध विलेयकवा में, बहुत ध्यान समझो, शुद्ध विलेयकवा में तुमने कोनो विलेय घोल दिया, अब उसे विलेय को विलयन कहोगे। विलेय पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन, विलयन क्यों बोला? पहले शुद्ध विलायक था, अब क्या घोल दिया? विलेय बन क्या गया? हाँ। प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का औनमन अवाष्पशील पदार्थवा नमकवा यूरिया सुक्रोजवा मिलाने से उसके वाष्प दबवा में जो कमी आई औनमन, और विलेय के मोल प्रभाज जो कुल संख्या टोटल थी मोलों की संख्या, वो दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे? देखो जब समझो, मतलब यह भाई साहब बोलना चाह रहे हैं विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक औनमन, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक औनमन, आपेक्षिक एकदम विस्तार लिखते हैं, बराबर होता है किसके? विलेय के मोल प्रभाज। अच्छा, विलेय के मोल प्रभाज। अब देखो, मोल प्रभाज होता है दुई मिला का, एक विलयनवा में विलेय का और एक विलयनवा में विलायक का। जब विलयनवा में हम विलेय का मोल प्रभाज की बात करेंगे तो ऊपरा लिखेंगे छोटका यन, निचवा तो वही रहेगा कुल, और जब विलायक के लिए बात करेंगे तो ऊपरा क्या लिखेंगे? बड़का यन, और निचवा क्या रहेगा? कुल। बता चुका हूं, लिखवा चुका हूं विस्तार से। अब इन आया तुमसे बड़ा गधा बल कोई नहीं है। इधर देखो, तो मैं क्या लिखूंगा? विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक, अभी पीछे पढ़ाया, क्या लिखा मैंने? पी नॉट माइनस पी एफ बटे पी नॉट। वाष्प दाब के औनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक बराबर। हे विलेय है, बताओ बड़का एन बटे एन प्लस एन लिखेंगे, छोटका लिखेंगे ऊपर? हाँ, छोटका एन, छोटका एन। यही भाई साहब राउल्ट का नियम है, यही है। वाष्प दाब का अपेक्षिक औनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यही नियम है। इसको लिखो, फिर इसको एकदम विस्तार से हम लोग समझते हैं इसको कैसे होता है चीजें। पहले इसको लिखो। चलो आगे देखो, बताओ, शांत रहो। राउल्ट के नियम से क्या निकला? क्या निष्कर्ष निकला? पी नॉट माइनस पी एस बटे बराबर एन बटे एन प्लस एन। बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी तो कम देता है, इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा देता है। ध्यान समझो। मान लो, अगर मान लो विलयन बहुत तनु हो। अच्छा, विलयन बहुत तनु होने मतलब क्या है? यानी विलयन में विलायक यानी पानी ज्यादा हो और नमक क्या हो? कम हो। मैं यहां मान ले रहा हूं, माना विलयन बहुत तनु हो, माना विलयन बहुत तनु हो, अर्थात लिख लेता हूं मैं, अर्थात विलयन में विलायक बहुत अधिक है, अर्थात विलयन में विलायक बहुत अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में है। अगर विलयनवा में पनिया ज्यादा रहेगा, नमकवा कम रहेगा, तो मैं मान सकता हूं कि यन प्लस छोटका यन प्लस बड़का यन बराबर बड़का यन हो सकता है। अरे भाई यही तो एकदम नमकवा कम है ना,
पूरा पनिया में, यानी पूरा बिलनवा में पूरा पनिया हा, नमकवा ना हा, तो ज्यादा कौन रहेगा? विलायक। यानी क्या है? छोटका एन है विलय के मोलों की संख्या, बड़कवा एन क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। यानी छोटका एन प्लस बड़कवा एन बराबर क्या हो गया? बड़कवा एन। तो मैं लिख सकता हूं यहां से पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर एन बटे एन प्लस एन। ये नहीं बड़कवा एन क्या गया? बड़कवा एन। एक मिनट लिखता हूं, मैं लिख भी देता हूं। छोटकवा यानी विलय के मोलों की, यहां लिखता हूं एन बराबर है विलय के मोलों की संख्या, बोलो मत, विलय के मोलों की संख्या। अब बताओ मोलों की संख्या बराबर होता क्या है? उस पदार्थ का भार बटे उसी पदार्थ का, यानी विलय का नाम लिया है तो क्या लिखोगे? विलय का भार बटे विलय का। आज लिखता हूं यानी विलय का भार, विलय का भार बटे विलय का अनुभार। अब बताओ विलय यानी ये बताओ, हाँ जो मैं लिख देता हूं, बड़कवा यानी क्या है? विलायक। विलायक के मोलों की संख्या का मतलब कुछ नहीं होता है, यानी अणुओं की, बस एक समझ लो, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या लिखूंगा? जब विलय था ऊपर नीचे क्या लिखा? जब विलायक है ऊपर नीचे क्या लिखूंगा? विलायक। यानी विलयकवा का भार बटे विलयकवा का अणुभार। एक एक बतिया ध्यान से समझना और जहां ना आए वहां चिल्लाना। अब इधर देखो, ये बताओ विलयनवा में विलेवा ज्यादा विलयकवा ज्यादा होता है। अगर विलयनवा में विलेवा कम है उसको छोटका मान लेते हैं, और विलयनवा में विलयकवा ज्यादा उसको क्या मान लेंगे? बड़कवा मान लेंगे। तो विलेवा के लिए जो भरवा लिखेंगे छोटका डब्लू लिखेंगे, और अणुभार क्या लिखेंगे? छोटका एम। बेड मालिकुलर बेड। अब विलयकवा ज्यादा होता है तो बड़कवा मान लेते हैं, तो बड़का डब्लू बटे बड़का बेड अब विलायक, बड़का मालिकुलर बेड अब विलायक। समझ में आया? अब लगाते इसको यहां पर, तो पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर एन बराबर क्या निकला? छोटकवा डब्लू बटे छोटकवा एम बटे बड़कवा डब्लू बटे बड़कवा एम। छोटकवा डब्लू बटे छोटकवा एम, बड़कवा डब्लू बटे बड़कवा एम। बेचारा कहां पे हो जाएगा? ऊपर बाहरवा का बाहरवा के साथ गुणवा अंदर का, इतना जानते होगे हमारे हिसाब से। पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर क्या आएगा? छोटकवा डब्लू बटे छोटकवा एम गुणे क्या जी? बड़कवा एम ना, बड़कवा एम ऊपर बटे बड़कवा डब्लू। ये आ गया राउल्ट के नियम का एकदम बढ़िया वाला समीकरण, जिससे बहुत सारा हम लोग न्यूमेरिकल हल करते हैं। अब एकक मिला का मतलब क्या है इसको लिखते हैं भाई। चलो यहां लिख लेते हैं, तुम्हारे आंख में शायद मोतिया बिंद होकर नीचे नहीं दिखेगा, वहां आ जाएगा। क्या लिखता हूं? छोटकवा डब्लू क्या है? विलय का भार, विलय का। छोटकवा एम क्या है? एक एक चीज लिखेंगे, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। बड़कवा डब्लू, बड़कवा डब्लू विलायक का भार, विलायक का बड़कवा एम विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। आधा मैंने उन्हें जानते होंगे। पी नॉट, पी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक
का वाष्प दाब, वाष्प पीएस विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब। कुछ बाकी है? सब तो हो गया शायद। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? अब ए रुके रहो भी, इसका यूजुआ कहाँ है? इसका यूजुआ ये है, तुमको विलयकवा का दबा दिया रहेगा, विलयनवा का दबा दिया रहेगा, सब चीजें दिया रहेगा, पूछ लेगा हम विलय का क्या बताओ, अणु भर बताओ। तो मान लो ज्यादा घाचा पाचा तो घबरा जाएगा, फिर लिख लेता हूं, लिखने जाने दे, जाने तो ऐसा ही है। हमसे हमेशा क्या पूछेगा? छोटकुआ यम। अभी हम सवाल लगवाएंगे जस्ट आगे, उधर पहले इतना अगला हेडिंग डालो, राउल्ट के नियम की सीमाएं। बहुत ही मेन, राउल्ट के नियम की सीमाएं। जब शांति बोलती है शांत हो जाए करो। लिमिटेशन ऑफ, लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स, RAOULTS, राउल्ट्स लॉ। यानी राउल्ट का नियम कहां कहां पालन होगा, कहां कहां फेल करेगा। तो मैंने क्या बोला? राउल्ट का नियम कुछ हद तक हेनरी के नियम क्या रूप है। तो पहला नियम आप लोग लिखोगे सीमाएं में, यह नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। यह नियम लिखो, फिर समझा रहे हैं। यह नियम केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है। ये पहला नियम है, पहला सीमा है। अगला, यह नियम केवल अवाष्पशील, केवल अवाष्पशील विलेय पदार्थों के नहीं चल रहा है, के विलयनों पर ही लागू होता है, लागू होता है। तीसरा का, यह नियम विद्युत अपघट्ट के विलयनों पर, विद्युत अपघट्ट के विलयनों पर लागू नहीं होता है। चौथा, विलय विलायक में, विलय विलायक में घुलकर वियोजित यानी विघटित नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चौथा, पांचवा है लास्ट। 5 क्यों लिखवाते हो, जानते नहीं जानते हो? तुमको याद है, तुमको कोई पंडित पढ़ाया था, इसलिए 5 लिखवाता हूँ, 4 नहीं लिखवाता। ताप स्थिर होना चाहिए, कभी तुमको मैं 4 नहीं लिखवाऊंगा। हाँ, ताप स्थिर होना नहीं लिखा है, अपने मत बना के लिख देंगे 5 को। इधर देखो, समझो।
गधा 15-15 परिभाषा लिखवाया हूं, नहीं लिखवाया हूं गुण में। हाँ 15-15 वही प्रॉपर्टी। देखो अब समझो सब लोग इधर कुछ पलों के लिए। देखो राउट का नियम जो है वह केवल और केवल कहां लागू होगा? तनु विलयन पर। सांद्र विलयन पर लागू क्या होगा? सांद्र विलयनों पर राउट का नियम फेल कर जाता है। अगर विलयन बहुत ज्यादा सांद्र होगा ना तो राउट का नियम वहां पर पालन नहीं करेगा, फेल कर जाएगा। यानी विलयन कैसा होना चाहिए? विलयन बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, एकदम तनु यानी पतला होना चाहिए विलयन। यानी कहने मतलब ही है विलयन में नमक चीनी कम होना चाहिए, पनिया विलयकवा ज्यादा होना चाहिए, तो वहां पर अच्छे प्रकाशन का नियम काम करेगा। पहला नियम समझ में आया? दूसरा का इनका नियम वाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए लागू नहीं होता है। रीजन क्या है? अरे भैया अगर वाष्पशील विलेय रहेगा, जैसे मैं विलेयकवा में डालूंगा तो क्या होगा? तुरंत क्या होगा? वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो हमारा घोलने का मतलब क्या निकला? यानी हमको ऐसा विलेय लेना है जो विलायक में क्या हो जाए? घुले और वाष्पित ना हो। वाष्पित ना होने का मतलब ये अवाष्पशील हो, यानी जो जिसका वाष्प ना बने। नमक ले लो, क्या ले लो? नमक ले लो। बताया ना दाल पकता है केवल वाष्प बन के पानी उड़ता है, ना कि नमक उड़ता है। सही ना? ज्यादा दाल पक गई, दाल रख के तुम कहीं चले गए, किसी के हाथ में खो गए, तो दाल क्या होती है? मिट्टी नहीं, खट्टी हो जाती है। रीजन क्या है? पानी चला गया, पूरे उसमें बचा क्या? नमक, तो दाल क्या हो गई? खट्टी खट्टी। अगला यह नियम विद्युत अपघट्ट के विलयनों पर लागू नहीं होता है। विद्युत अपघट्ट क्या है? यानी जौन विलेवा, जिन विलेवा को हम विलेयकवा में घोल रहे हैं, अगर वह विलेवा विलेयकवा में डालने के बाद डिकम्पोज हो गया, टूट गया, अपघटित हो गया, वियोजित हो गया, तो वहां पर इनका नियम क्या जाएगा? फेल कर जाएगा। यानी ऐसे मान लो अगर मेरे लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको पानी में डालोगे H+Cl, यानी यहाँ पर इनका नियम क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। बस समझ में ना? हाँ वियोजित नहीं होना चाहिए, घबरा जाएगा। अगला विलेय विलायक में घुलकर वियोजित, वही बात तो लिखो मैं शायद। विद्युत घटनों पर लागू, हाँ ये क्या मालूम है? यह नियम विद्युत अपघट्ट के विलयनों पर लागू नहीं होता है। यानी जो विलेय पानी में घोलने पर अपघटित हो जाते हैं, उन विलयनों के लिए इनका नियम पालन नहीं करता है। वही बात मैं यहां लिखा हूं, यानी जो विलेय तुम घोल रहे हो वह पानी में घुलकर वियोजित नहीं हो चाहिए। यानी जो विलेय है, बोलो मत, यानी विलेय विलायक में अच्छी प्रकार से घुल तो जाए लेकिन डिकम्पोज ना हो, अपघटित ना हो, टूटे ना। अच्छा अपघटित मतलब क्या होता है तो समझो। जैसे मान लो एक मानव इंसान ही, एक मानव प्राणी है। तुम लोग जानते हो घर का कितना बढ़िया प्यारा पति देव हो, पत्नी जी हो, पिताजी हो, लड़का हो, लड़की हो, परी हो, आकतारे हो, कोई हो, ठीक। अगर घर में बाई चांस उनकी मानो मृत्यु होती है तो घर का कितना प्यारा बंदा रहेगा? बताओ घर वाले 4-5 घंटे रोए, फिर कहते क्या है? तो इसको क्या करो भैया, बस बहुत हो गया, इनको ले जाइए। रीजन क्या है? क्योंकि उनको जानते हैं अगर हम शरीर को कुछ टाइम के लिए रख देंगे, अगर शरीर 12 से 10 घंटे बाद रख दिए जाए घर में, तो क्या होता है ऑटोमेटिक? सोचो सर्व धरती पर जितना पूरे धरती पर इतना बैक्टीरिया रहते हैं, उससे कहीं ज्यादा बैक्टीरिया क्या होते हैं? एक मानव प्राणी में होते हैं। समझे हमारी बात? पूरे धरती में इतना बैक्टीरिया होते हैं, उससे कहीं ज्यादा बैक्टीरिया हमारे शरीर में है, बस उनको देख नहीं पाते हैं। और जैसे हम डेड कर जाते हैं, जैसे हमारी बॉडी डेड हुई, वैसे सभी बैक्टीरिया क्या होते हैं? एक्टिव। और हमारे शरीर को अंदर करते क्या है? डिकम्पोज करना, अपघटित करना, तोड़ना क्या करते हैं? शुरू कर देते हैं। और बॉडी क्या होती है? अंदर से बॉडी अंदर से टूटने लगती है,
टूटने यानी सड़ने लगती है। और इसी शरीर को अगर कुछ टाइम के रख दिए जाए तो जो घर में लोग हैं ना, वो भी क्या हो जाए, दूसरा मिले, उनके साथ भी जाएंगे लगे। यही होता है, बॉडी बदबू आने लगती है, यही दिन होता है, डिकम्पोज में टूटने लगती है। आप समझ में आया ना, ये मतलब होता है। ताप कैसे होना चाहिए? ताप स्थिर होना चाहिए बस, और तो कुछ दिक्कत नहीं है। उतार लो। तो लिखो सवाल। शुद्ध बेंजीन, शुद्ध बेंजीन का, शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर, शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का, शुद्ध नाम लिया है यानी यही क्या है, शुद्ध विलायक है। हाँ, शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 mmHg है। वाष्प दाब को mmHg दिखाते ध्यान रहे, 640 mmHg यानी पारा पे है, पारा पे mmHg है। ठीक, mmHg हो गया। एक अवाष्पशील 640 mmHg है। एक अवाष्पशील विद्युत अपघट्य, एक अवाष्पशील विद्युत अपघट्य, एक अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस जिसका भार, जिसका भार 2.75 2.75 ग्राम है। 2.75 ग्राम है। 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया, 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। बताओ इसमें विलायक कौन होगा? बेंजीन जी, बेंजीन ज्यादा है। 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, घोलने समझी। हाँ, विलयन का वाष्प दाब 600 mmHg है। 600 mm, विलयन का वाष्प दाब 600 mmHg है। ठोस पदार्थ का अणु भार ज्ञात कीजिए, ठोस पदार्थ का अणु भार ज्ञात कीजिए। बहुते प्रश्न पूछता है, इस पर ध्यान देना। ठोस पदार्थ का अणु भार ज्ञात कीजिए। चलो एक एक चीज पहले लिखते हैं। चलो, इसमें विलायक कौन है? बेंजीन। हाँ, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया है, किससे दिखाते हैं? 3 से। कितना दिया है? हाँ, यम लास्ट में लिखा है विलयन का वाष्प दाब। लिखो मत, अभी लिखो मत। विलयन का वाष्प दाब किससे दिखाते हैं? कितना? 600 mmHg। अच्छा, कोई बताएगा हम लोग दाब को क्यों एचजी में नाप रहे हैं? जान लो इसको भी थोड़ा बहुत। पानी का डेंसिटी होता है 1, पारा की डेंसिटी बात करोगे 13.6। टाइम तो है नहीं लेकिन देख लो। डॉक्टर साहब जब तुम्हारा दाब मापते हैं, ब्लड प्रेशर, उनके पास एक मशीन होती है, उसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। अगर उनके मशीन में जो मशीन रखे हैं जिससे दाब नाप रहे हैं, अगर उस मशीन में अगर पानी भरा होगा, उसकी जो लंबाई होगी, उसकी जो लंबाई होगी वह पानी में नापोगे तो 10 मीटर तक जाएगी। कितना जाएगी? इसके लिए हम बात तुमको कहीं डिटेल में बात करेंगे। 10 मीटर तक। तो डॉक्टर साहब कहीं मान लो किसी की दाब नापना हो तो डॉक्टर साहब क्या करें? 10 मीटर के क्या ले चले? पानी ले चले किसी दाब नापने के लिए। पता है डॉक्टर साहब उतना बड़ा, जिस गाड़ी में बैठे उतना बड़े गाड़ियों नहीं है, उतना बड़ा पाइप 10 मीटर पाइप ले चल रहे हैं दाब मापने के लिए। ठीक, लेकिन उसी चीज को जब पारम मापेंगे तो 13.6 गुना क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसलिए हम लोग भापते क्या है?
इसलिए भरते हैं पारा, यानी 13.6 गुना घट जाएगा, यानी लंबाई से क्या जाएगी, उतना घट जाएगी। समझ में ना? इसीलिए हम लोग कहीं भी किसी चीज को मेजर करना होता है, नापना होता है, हम लोग पानी नहीं भरते हैं। पानी फटाक से 10 मीटर चढ़ेगा, ये कितना चढ़ेगा सर हुआ, उसका 13.6 गुना कम चढ़ेगा। इसलिए हम लोग भरते क्या है, पारा। क्यों? पारा की डेंसिटी ज्यादा होता है, पानी डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। ये रीजन होता है, ज्यादा मत जानो। हो गया यही। और क्या दिया है, विलेय का शायद भार भी दिया है। विलेय का भार, विलेय का भार कई ग्राम, 2.75 ग्राम। तो विलेय का अणुभार निकालना होगा ना, वही बोला ना जी, विलेय का अणुभार निकालना है। हमने बोला भाई तो तुमको ये निकालना पड़ेगा यम का मान। चलो ये फाइंड करना है, सब लिख लो पहले। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी गड़बड़ी है। विलायक का भार तुमको दिया है, विलायक बेंजीन है, डब्ल्यू का मान कै ग्राम, 39 ग्राम। लेकिन तुमको विलायक का अणुभार नहीं दिया रहेगा, तुमको निकालना रहेगा विलायक का अणुभार। देखो लिखने से तुम्हारा बहुत चीज क्लियर हो जाता है, लिख लिया करो उसको। अब बताओ बेंजीन है ना, बेंजीन फार्मूला क्या होता है, C6 या 6। चलो देखो, एक कार्बनवा का अणुभार 12 कई मिला है, 12 गुणे 6 लिखेंगे ना। एक हाइड्रोजन का अणुभार 1 कई मिला है, 1 गुणे 12 छंग 72, 72 6। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, ये आपको निकालना ही पड़ेगा, ध्यान रहे। चलो हम लगाते हैं राउट का नियम। राउट के नियमानुसार लास्ट में क्या निकला नियम इनका साहब का, P0 माइनस PS बटे बराबर छोड़का W बटे छोड़का M गुणे बड़का M बटे, सही लिखा हूं ना, चेक करते रहना। चलो निकालते हैं हम। बताओ P0 दिया है 640, यहू दिया है 600, लिखो मत लिखो मत, 600 छोड़कवा 2.75 बटे एम निकालना है, बड़को एम दिया है कितना 78, छोड़कवा डब्लू बड़को डब्लू सब दिया है ना। कुछ नहीं किया, बस मार रखा हूं, कुछ नहीं किया हूं। अब इतना ना समझ तो बेकारे है। 39 दूनी 78 दिख रहा है ना, घटाओ 40 बटे 640 बराबर, हे गुणा करो 2 पंचे 214, 1 2 दूनी 4, 1 दशमलव कहां लगाओगे, है यहाँ, इससे कोई वैल्यू नहीं रहा, खत्म बेचारा हो गया बेचारा, बहुत गरीब होता है, गड़बड़ा है। 1 शून्य से 0, 16 चौके इतना जान ही रहोगे, तिरछा मल्टीप्लाई, यानी m बराबर क्या हो गया, 16 पचे हासिल, 16 पचे 80 मार जोड़ो, दशमलव कहां लगाओगे, हाँ कितना 16 है ना, बोला से करा ना। चलो सही है ना, दशमलव यहां लगाओगे, इस जीरो कोनो बात तो नहीं है, बेचारा जीरो इसलिए हमेशा रोता रहता है, सर्व हमारा कोनो वैल्यू नहीं है, कहाँ लगा दे कहता है। ठीक ठीक, कितना आ गया, योग हमारा 88 उतार लो, ठीक उतारो।